this is Preeti Rao and you're welcome back to my channel कॉमर्स नेट एक्सप्रेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके पीजीटी टीजीटी में बार बार पूछे जाते हैं। उसी पैटर्न पे, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे आज। तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। And here comes the very first question. Net profit for the year 2,50,000. An old machinery bought for 50,000. It was sold for 20,000. Calculate fund from the operation. Okay. Now the question क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? एक कंपनी का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट दे रखा है जो था 2,50,000 का। इसके अंदर उसने कहा कि ओल्ड मशीनरी बोट की गई थी, जिस ईयर का ये उन्होंने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसी के अंदर उसने क्या किया था, मतलब 50,000 की कोई उन्होंने मशीनरी पहले कभी बोट करी थी, मींस खरीदी थी। अब उसको 20,000 में बेच दिया। 50,000 की चीज को, जो एसेट थी, उसको 20,000 में सेल कर दिया। तो हमें बताना है कि आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। अब उनको कैलकुलेट करना पड़ रहा है बिजनेस को, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन 2 लाख होगा, 220 होगा, 320 होगा या 280 होगा। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम क्या देखते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हम देखते हैं कि हमारे फंड्स की क्या क्या सोर्सेज थे फंड्स के और कहाँ उनकी एप्लीकेशन रही है ना। फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, जो हमारे नेट प्रॉफिट होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, बिकॉज जब हमने नेट प्रॉफिट निकाला था तो इनको हमने ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया था, तो अब हमें इनको जरूरत है ऐड करने की। ओके, और लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये हमारा क्या होता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे 2,50,000 जो हमारी नेट प्रॉफिट था, उसके अंदर हमारी कोई मशीनरी थी जो 50,000 की थी, उसको 20,000 में सेल कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे हमें 30,000 का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। नेट प्रॉफिट जब हमने निकाला था तो उसके अंदर इसको हमने डिडक्ट करके दिखाया होगा, डेफिनेटली हमने इसको डिडक्ट करके दिखाया होगा। मतलब 2,50,000 में से जब 2,50,000 निकाले उसमें से ये डिडक्ट किया हुआ है। लेकिन जब फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर जो नेट प्रॉफिट जो हमारा था 2,50,000, जिसके अंदर हमने इंक्लूड नहीं किए थे अपने जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे वापस। ओके, उनको हम ऐड करेंगे वापस, जो थे आपके 30,000। और यहाँ पे अदर आपको एक्सपेंसेस कुछ दे नहीं रखा है, तो जब हम यहाँ देखते हैं तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, 2,80,000। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2,80,000। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना है, सोल्यूशन देखना है, जितने भी एचटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, कॉमर्स के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर उनका पीडीएफ फाइल। और उनका अगर सोल्यूशन देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आपको सेल दे रखी है 4 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 120, 1,20,000 की, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे 80,000 के, इंटरेस्ट पे किया है कंपनी ने 40,000 का। कंप्यूट करना है आपको ऑपरेटिंग रेशियो है यहाँ पे। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो विद द हेल्प ऑफ अबाउट डाटा। आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, आपको डाटा दे रखा है उससे। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं। जब आप हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मूला पर आप पता होना चाहिए, तो आपको सबसे पता है कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स, जो आपकी नेट सेल होगी वो, इनटू में
100, तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको ऑलरेडी दे रखा है जो है 1,20,000 की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो आपका नॉर्मल बिजनेस होता है उसके अंदर उसको कैरी करने के लिए ओवरऑल जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन से जितनी भी जुड़ी एक्टिविटीज होती हैं उनके जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, वो किस में आते हैं, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको ये जो है ये क्या दे रखी है, वो दे रखी है, हम निकाल रहे ऑपरेटिंग रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 1,20,000 की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे 80,000 के। ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये यहाँ पे इंक्लूड होगा नहीं। तो जितने दे रखे हैं वो हम डाल देते हैं, पुट करेंगे यहाँ पे 80,000। ओके, अब बात करते हैं नेट सेल। नेट सेल दे रखी है आपको 4 लाख की। ओके, इनटू में 100 क्योंकि रेशियो निकालना है। तो जब हम यहां से देखते हैं तो हमारा कितना आता है, 2 लाख तो ऊपर आ गया आपको, 4 लाख नीचे अपॉन में इंटू 100। ओके, जब हम इनको करेंगे तो कितना आएगा आपका 50%। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, 50%। सेकंड, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जितने भी आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे उनके अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी पैटर्न को लेते हुए, उसी सिलेबस को देखते हुए मैंने ये फ्रेम किए हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली, क्योंकि एक एक मार्क के ऊपर कंपटीशन है, आपको कंपटीशन देखने को मिलता है, एक एक मार्क पर बच्चे रह जाते हैं। तो डेफिनेटली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी मैटर करते हैं, तो इनको भी जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते थर्ड की, जो कह रहा है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर 90 रुपीज and expected dividend per share next year is 4.5 rupees if the dividend is expected to grow at rate 8%, constant rate पे grow कर रहा है, shareholder required rate of return will be। ओके, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, 90 रुपीज है। ओके, और जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करने लग रहे हैं 4.5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड, मतलब एक शेयर पे कितना मिल रहा है उनको, 4.5 रुपीज मिल रहे हैं, और डिविडेंड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, मतलब आगे जब वो ग्रो करेगा, वो करे 8% से वो ग्रो करेगा। ओके, जो उनका डिविडेंड होगा वो कितना किससे ग्रो कर रहा है, 8% से। अब कह रहा है जो शेयर होल्डर ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, ये पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका इजीली आप इसको निकाल सकते हैं अगर आपको इसका आंसर वो पता हो तो, फॉर्मूला पता हो तो, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या पता होना चाहिए इसका समय फॉर्मूला। इसको हम करते हैं डिविडेंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर प्लस में जो ग्रोथ रेट है उसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो डिविडेंड जो हमारा है वो क्या है 4.5 करंट ईयर का, और मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है 90 रुपीज, और ये ग्रो कर रहा है कितने से, कॉन्स्टेंटली 8% से। मतलब ये भी, अब ये 8% है तो मतलब ये भी हमें क्या किस में निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में। इसको भी हम 100 कर देते हैं। ओके, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये इससे डिवाइड होके कितने पे चला जाएगा, 5 पे। ओके, तो 5 तो आपका ये हो गया और 8% ये हो गया, तो ये दोनों मिलकर कितने बने आपके 13%। तो हम कह सकते हैं जो शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो होगा 13%। राइट ऑप्शन है फोर्थ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, what is the probability that sum of outcomes on the pair of dice is equal to 8। हमें पूछा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, आउटकम्स जो होंगे अगर आप 2 पेयर्स हैं, आपके पास पेयर ऑफ डाइस है, मतलब आपके पास 2 पेयर्स हैं, पेयर है किसी का डाइस का, ठीक है, मान लीजिए ये ग्रीन है और ये रेड है। ओके, इनको जब आप उछालेंगे तो आपके पास क्या आउटकम्स क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए कितने का, 8 का।
जब हम बात करते हैं, देखिए इसके ऊपर भी 6 होते हैं और इसके ऊपर भी 6 होते हैं। ओके, तो टोटल आउटकम्स एक्चुअली कितने आ सकते हैं हमारे 36। लाइक जैसे कि भाई 2, एक को इसको उछाला तो 2 आया, इसको उछाला तो 3 आया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 आएगा। इस तरह से नेक्स्ट टाइम इसको उछाला तो हो सकता है यहाँ पे 4 आया, यहाँ पर इसको रेड वाली को उछाला तो 1 आया, तो कितना हुआ 5 हुआ। इस तरह से हमारे कितने टोटल आउटकम्स निकल सकते हैं, कॉम्बिनेशन 36 निकल सकते हैं। ओके, लेकिन हमें क्या निकालना है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब हमारे इन दोनों को जब उछाले और उन दोनों का जो एडिशन वो कितना आए, 8 आए। मान लीजिए ये ग्रीन है और ये रेड है। ओके, इनका कॉम्बिनेशन क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ओके, मान लीजिए ग्रीन को एक बार उछाला, हो सकता है यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे भी 4 आया, तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। नेक्स्ट टाइम उछाला ग्रीन पर, हो सकता है 2 आया और रेड पर आया 6, तो कितना होगा, 8 होगा। ऐसे ही ग्रीन को उछाला तो 2 होगा और इस पर उछाला तो 2 आया, 6 मतलब 6 और 2 का कॉम्बिनेशन बना, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, एडिशन हुआ 8। इस तरह से बात करते हैं 3, इसको इस पर आया 3 और इस पर आया 5, तो ये भी 8 रहा। एक बार नेक्स्ट बार फिर उछाला तो क्या हुआ, यहाँ पे 5 रहा और यहाँ पे 3, तो ये हमारे टोटल हम कॉम्बिनेशन देखें तो कितने हुए, 5 हुए, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि ओनली 5 टाइम्स ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें टोटल एडिशन हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। तो हम कह सकते हैं तो हमारे एक्चुअली कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 36, और यहाँ पे कितने आउटकम्स हैं टोटल, 5 अपॉन 36। ये हमारा क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो राइट ऑप्शन आपका होगा 5th। क्वेश्चन नंबर 5, हमें स्टॉक दे रखा है 50,000, ये डेटर है, यहाँ पे डेटर है 40,000 की, बिल रिसीवेबल है 10,000 की और एडवांस टैक्स है 4,000। कैश आपको दे रखा है 30,000, क्रेडिटर 60, बिल पेबल 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000। कैलकुलेट द क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पर, इनसे आपको क्विक रेशियो निकालना है। 2:5, 1:0.77 या 0.77:1 या फिर 0.5:2। ओके, ये आपके पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले इनको देखने के से पहले हमें पता होना चाहिए क्विक रेशियो आपका होता क्या है। एक्चुअली जो करंट एसेट होती है, करंट रेशियो होता है वो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन क्विक रेशियो उससे भी ज्यादा लिक्विडिटी की बात करता है कि आपको अगर क्विक रेशियो का पता है तो आपको जितनी जल्दी आप अपनी जो आपके एसेट है उनको कन्वर्ट कर सके कैश के अंदर जल्दी से जल्दी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्विक एसेट। तो ये फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। ओके, क्विक एसेट में आपके स्टॉक है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो जल्दी आपका कैश में कन्वर्ट नहीं होता। बात करते हैं एडवांस टैक्स की, होती तो ये एसेट है लेकिन एडवांस टैक्स है वो तो आप दे चुके हैं, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो हम बात करें हमारे पास कौन कौन से एसेट रह गए, एक तो डेटर है आपके पास, बिल रिसीवेबल है और कैश है, ये 3 आपके पास यहाँ पे ट्रांसैक्शन हुई है। जो आपके पास है 30,000 तो आपके पास कैश है और 40,000 आपके पास डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है 10,000। फाइन, बात करते हैं क्विक लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज यहाँ पे देख लेते हैं, क्रेडिटर्स, बिल पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों ही हमारे क्विक लायबिलिटीज हैं। तो इनको हम एडिशन इनका ऐड कर देते हैं, 60,000, 40,000 एंड 4,000। फाइन, इनको ऐड करेंगे हम एसेट को तो हमारा आएगा 80,000 और नीचे जब बात करें तो 1,04,000 आएगा। ओके, नाउ आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या रहेगा, ये जाएगा आपका 0.77 अपॉन 1। ओके, सो दैट राइट ऑप्शन आपका होगा सेकंड हियर, सॉरी थर्ड, ये रहेगा आपका राइट ऑप्शन होगा आपका थर्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। 6th, द डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है XY लिमिटेड का 1:2 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज टू दिस डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन में कह रहा है कि XYZ कंपनी है जिसका इक्विटी डेब्ट
और इक्विटी का रेशियो, मतलब हमारा डेब्ट है वो 1 है, ये डेब्ट है और ये इक्विटी है, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है 1:2। इसमें कह रहा है कि जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो है इनमें से कौन सी एक्टिविटी होगी जिससे डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका डिक्रीज हो जाएगा, ये पूछा है। फर्दर इश्यू ऑफ द डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर इश्यू करेंगे तो क्या इक्विटी रेशियो है, डेब्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होगा, या फिर फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, या इक्विटी शेयर को अगर आप इश्यू करते हो तो आपका इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर परचेज ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन की, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर। अगर डेटर से आपको रिसीव हुआ है कैश, तो कैश और डेटर दोनों ही आपके क्या है, एसेट है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। इसका इक्विटी से तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपकी इक्विटी या डेटर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। इक्विटी डेब्ट से बात करें, परचेज ऑफ द गुड्स ऑन द क्रेडिट, आपने परचेज की है गुड्स क्रेडिट के ऊपर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका इक्विटी डेब्ट रेशियो पर। फर्दर इश्यू ऑफ द इक्विटी शेयर और डिबेंचर शेयर, दो ऑप्शन है, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो मान लीजिए आपको दे रखा है डेब्ट दे रखा है और इक्विटी दे रखी है, इनका रेशियो दे रखा है 1/2। हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपके पास डेब्ट थे, वो थे, हो सकते हैं आपके पास 10 लाख के, और आप इक्विटी दे रखी है, आप हो सकता है आप एक कंपनी के पास थी 20 लाख की। ओके, ये इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर वो डिबेंचर इश्यू करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 10 लाख के डिबेंचर इश्यू कर दिए, तो 10,000 के अगर यहाँ पे एडिशन 10,000 और हो जाएगा, 10 लाख सॉरी 10 लाख हो गया, तो 20 लाख तो इधर हो गया, 20 लाख इधर हो गया। तो बात करें 20 से 20 तो कितना आया, 1/1 है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा रेशियो है जो 1:2 था वो तो इंक्रीज हो रहा है 1 से, ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज तो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं, अगर आप फर्दर इश्यू करें इक्विटी शेयर्स को, तो हम यहाँ पे अगेन अज्यूम करके चलते हैं, ये आपका डेब्ट था। अगर आप ये जो था इसके अंदर अगर आप डेब्ट इंक्रीज नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, आप इश्यू कर रहे हो शेयर्स की। मान लीजिए 20 लाख के आपके पास ऑलरेडी शेयर थे, आपने 10 लाख के अगेन इनको शेयर को इश्यू कर दिया, 10 के और शेयर इश्यू कर दिए। तो अब आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 10 लाख तो ये हो गए और यहाँ पे बन गए आपके 30 लाख। तो देखते हैं यहाँ पे 1/3 आपका रेशियो आ रहा है, तो जो 1:1:2 रेशियो था अब बन गया आपका 1:3 रेशियो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका रेशियो था डिक्रीज हो रहा है, और हमसे यही पूछा गया है कि कब आपका ये रेशियो डिक्रीज होगा, कौन सी एक्टिविटी आप करेंगे कि आपका ये रेशियो है डिक्रीज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या आपका सेकंड है, अगर इक्विटी शेयर इश्यू किए जाते हैं तो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ द 7th क्वेश्चन, फाइंड अबाउट cash flow from the financial activities while preparing cash flow statement when opening balance of the long term loan is 2 lakh। ये 2 लाख होगा, 20 लाख नहीं होगा, मेरी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक चल रही है। ओके, 2 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन इज 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रिपेयर्ड लोन 1 लाख। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो बताना है फाइनेंशियल एक्टिविटीज से, जिसमें दे रखा है कि एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर बोल रखा है कि आपका लोन था जो लॉन्ग टर्म लोन था उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 2 लाख का एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था 2,50,000 का, मतलब उसको क्लोज किया 2,50,000 से, लेकिन उसी बीच में उन्होंने 1 लाख का उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन है वो पे भी किया है, मतलब प्रीपेड भी है, उन्होंने रीपे किया है। तो कह सकते हैं कि हमें देखिए जो 2 लाख की चीज थी 1 लाख पे करने के बाद भी 2,50,000 बन रही है क्लोजिंग में, है ना। मतलब हम ओपनिंग लेके चल रहे थे 2 लाख, हमारे पास जो लॉन्ग टर्म लोन था वो 2 लाख का था। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस था, लेकिन वो क्लोजिंग जो हमारा बैलेंस हुआ 2,50,000 से हुआ, लेकिन उस ड्यूरेशन में उन्होंने 1 लाख के पे भी किया है लोन। तो हम कह सकते हैं ये तो यहाँ पे फिर होना चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पे कितना बचना चाहिए थे, 2 लाख से 1 अगर हम कम करते हैं तो यहाँ पे तो 1 लाख रुपए बचना चाहिए था, लेकिन हमारा बच कितना रहा है 2.5 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 1.5 लाख रुपए का कंपनी ने लोन अगेन उन्होंने लिया हो, है ना।
तो यहाँ पे उन्होंने अगर लोन लिया है तो हम, और अब हमें क्या निकालना है कि कैश फ्लो क्या रहा, कैश फ्लो क्या रहा। तो एक बात कह सकते हैं हम यहाँ पर, जो लॉन्ग टर्म प्रोसीडिंग रही हमारी, लॉन्ग टर्म लोन प्रोसीडिंग जो हमारी रही वो तो क्या रही 1,50,000 की। ठीक है, आपने रीपे किया है लोन, रीपे किया है लोन कितने का, 1,00,000 रुपए का। तो हम कह सकते हैं नेट कैश इनफ्लो जो हो रहा है यहां पर फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज कितने का हो रहा है, 50,000 का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कैश इनफ्लो, कहां पे गया, कैश इनफ्लो हो रहा है आपका 50,000 से। ठीक है, इनफ्लो कितना हुआ, 50,000 हुआ। आई होप एवरीथिंग इज। क्वेश्चन नंबर 8, इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर 0.8 एंड -0.2, टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट दे रखे हैं आपको, एक x है और एक y है। ठीक है, when then the value of coefficient of correlation, coefficient of correlation आपको बताना है, टू वेरिएबल्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, और दोनों माइनस में है, इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या है, माइनस का है, तो आंसर भी आपको माइनस का ही मिलेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, और हमारा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं। ओके, किससे करते हैं, बी से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो अगर दो वेरिएबल है इनका रिलेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ऐसा है कि एक का पॉजिटिव होता है तो दूसरे का पॉजिटिव होता है, और एक का नेगेटिव होगा तो दूसरा भी नेगेटिव ही होता है, ये मैंडेटरी है। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। आपको कोएफिशिएंट कोरिलेशन अगर रिग्रेशन का निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है उसको बी से डिनोट करते हैं, इनटू बी वाई एक्स। तो डायरेक्टली हम इसको निकालते हैं, तो एक आपको दे रखा है 0.8 इंटू -0.2। ये मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पे कि आप इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0.40 आएगा। ओके, सो दैट हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, 0। अच्छा, ये यहां से रूट यहां से हट जाएगा जब आप इसको करेंगे तो। ओके, तो राइट ऑप्शन होगा इसका 4। यहाँ पे प्लस प्लस नहीं, सॉरी, जो माइनस माइनस है वो प्लस नहीं होगा, बेसिकली इसके अंदर यही रूल होता है क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है ये माइनस यहाँ पर। ओके, मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं चलेगी, सिर्फ आपको यहाँ पे रूट हटाना है, जो आपका आएगा आंसर वो आएगा 0.40 मीन्स 0.4 आएगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका 4। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।